दोनों जगह सुसाइड से ये सिद्ध हो गया कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, सुशासन नाम की चीज नहीं। जिस तरीके से ये सुसाइड हुए हैं ये निंदनीय है, क्योंकि एक बहुत बड़े ओहदे पर आईपीएस अफसर, और क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने आत्महत्या करने पर। इसी तरीके से हमारे एएसआई संदीप सिंह राठौर, जो उन्होंने सुसाइड किया, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके गया, अपनी 5 बहनों को छोड़ करके गया, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। तो सब व्यवस्था का एक ही मेरी राय भी है और मेरा सरकार को सुझाव भी कि इसकी हाई इंक्वायरी कराई जाए, दोनों की, दोषी को बचे ना, निर्दोष को फंसे ना। उस फार्मूले को लेकर के दूध का दूध और पानी का पानी करवाया जाना चाहिए, वरना इस भाजपा सरकार से लोगों का वैसे तो विश्वास उठ गया, फिर अफसर से आकर कर्मचारियों का भी सरकार से विश्वास उठ जाएगा। विशेष तौर से जो पुलिस, जो हमारी सुरक्षा करती है, जो हमें हिफाजत करती है हमारी हर तरह की, उसमें असंतोष ना हो। ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से बढ़ गई उसमें असंतोष ना हो। इस सब के लिए एक ही कारण है कि बहुत ऊंचे लेवल की सरकार इंक्वायरी करवाए। सर, बाजरे की बात की जाए कि बाजरा 2775 का एमएसपी रेट दिया था सरकार ने, तो अब वो किसानों को नहीं मिल रहा है। प्रदेश में दिक्कत हो रही है, किसानों को कम रेट में दिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सरकार को महारत है झूठ बोलने की, तो झूठा प्रचार करने की। आज उसी में तो फंसी है ये, जो अव्यवस्था कई दिन से सरकार है नहीं, 10-12 दिन से सरकार नाम की चीज नहीं हरियाणा में। किस किस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं कहता हूं मेरी खुली छूट है, और मैंने पार्लियामेंट में भी बोलने का निर्णय लिया है। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, तो देश के कृषि मंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम एक एक पाई, एक एक दाना, एक एक पाई कीमत पूरे रेट से देंगे, एक एक दाना खरीद देंगे एमएसपी पर धान का। आज धान की 1% पीआर की जो मोटी है, जो गवर्नमेंट खरीदती है, 1% भी एमएसपी पर खरीद नहीं है। और मेरी खुली छूट है, अगर आज के पवित्र दिन सरकार का 1 साल हो गया, मुख्यमंत्री जी अपनी जबान से कहते हैं कि हम एमएसपी देते हैं, तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बाजरा 500 रुपए क्विंटल सस्ता, मूंग एमएसपी से सस्ता, दलहन तिलहन हर चीज एमएसपी से सस्ती है। और उसके बाद भी यदि सरकार कहती है, तो मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों, इससे हिसाब लगा लो सरकार क्या बुरा नहीं कर सकती हरियाणा के साथ। डेवलपमेंट है नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहां है? 1 साल 0, 10 में से 0 नंबर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी फेल हरियाणा में, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें 50% एडमिशन नहीं हो पाए। लोगों को, बच्चों को ये रास नहीं आई, जब तो एडमिशन नहीं हुए कॉलेजों में, स्कूलों में एडमिशन कम हुए। नंबर 2, रोजगार की दृष्टि से 0, विकास की दृष्टि से 0। सरकार ये बताए कि 1 साल में जो हुड्डा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो सड़कें बनाई थी पैच नहीं लगा सके, जो स्कूल बनाए थे मास्टर नहीं लगा सके, जो मेडिकल कॉलेज बनाए थे डॉक्टर नहीं लगा सके, जो एक्सप्रेस हाईवे बनाए थे उनकी रिपेयर नहीं कर सके, जो थर्मल पावर प्लांट लगाए थे उनके अंदर कोयला सप्लाई नहीं कर सके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था उसके लिए मुलाजिम नहीं है। आज शर्म आनी चाहिए हरियाणा प्रदेश की सरकार को, 1 वर्ष के बाद भी यदि आज सरकार ये कहे कि बेरोजगारों के साथ कितना बुरा जुल्म किया है डी ग्रुप को लेकर के, यानी कि पीएचडी एमएससी बच्चे डी ग्रुप में नौकरी हासिल करने पर विवश है, तो इससे सरकार की बड़ी भारी, मैं कहता हूं फेलियर है। अगर एक पीएन
की पोस्ट के ऊपर पीएचडी, एमएससी, इंजीनियर लगता है, तो सरकार ये छाती चौड़ी करके ये मत कहे कि हमने डी ग्रुप में इतनी नौकरी लगा दी। सरकार का टोटल फेलियर है। सरकार की मानसिकता वही है जो बीजेपी की होती है, क्योंकि ये हर वर्ग को कमजोर करना चाहती है। पढ़े लिखे बच्चों का जो दिमाग था उसको भी ये खत्म करके और चपरासी और डी ग्रुप तक ही सीमित रखना, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट को मैसन लगा दिया। अरे भैया, क्या तरीका है तुम्हारा? नौकरियों में पूर्ण रूप से असफल है। भ्रष्टाचार का तो मैं क्या बोलूं, खुद सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री जी बता दें कितनी बुरा भ्रष्टाचार है हरियाणा में। प्रदेश में सर बाढ़ आई और उसके बाद सरकार ने ऐलान किया, पोर्टल पे भी दर्ज करवाए, तो किसानों को अभी तक जो मुआवजा नहीं मिला है और अगली फसल के लिए भी उनको दिक्कत आ रही है पानी न निकलने के कारण। ये तो पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, सरकार का टोटल फेलियर है। ये तो प्राकृतिक आपदा नहीं थी, प्रशासनिक आपदा थी जो सरकार का फेलियर था। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। ना ड्रेनें साफ हुई, ना पंप सेट, जो ना जनरेटर सेट, ना कहीं बिजली के कनेक्शन। बुरा हाल था। ड्रेनें बंद पड़ी हैं, जो हमने ड्रेनें बनाई थी वो बंद पड़ी हैं। तो इस तरीके से सरकार का फेलियर, लोगों को उसका नुकसान हो तो बुरी बात है। अभी सर राव नरेंद्र जी एक्शन मोड में आए हैं। मनीषा सांगवान को एक नोटिस दिया गया है 13 तारीख को सुचर की दादरी में एक जनसभा के दौरान वो हुई थी, इसको लेकर नोटिस जारी किया। तो आगे कांग्रेस में अनुशासनहीनता को लेकर क्या कहेंगे इसे? देखिए, वो क्या हुआ उसका बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है और छोटी मोटी बातें तो आप लोग भी इसको हर जगह मत उठाया करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये इस तरह के इशूज है कि कई बार आदमी, क्या कारण होता है क्या नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें देख करके हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस पे चर्चा करेंगे कि ये क्यों ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं ने करना पड़ा। मैं इसमें प्रेस मिल जाऊंगा। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के जो सभी संगठन का विस्तार हो चुका है, तो आगे प्रदेश भर में किस तरह का अभियान चलेगा पार्टी? ये कांग्रेस पार्टी का अभियान तो ऑलरेडी आपने देखा होगा, नेता प्रतिपक्ष तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बने हैं। पिछले सेशन में आपने देखा कि सरकार के कुशासन का किस तरीके से विरोध किया। हमारे विशेष तौर से हुड्डा साहब की जो यूथ ब्रिगेड है, सांसदों विधायकों की, सरकार को कहाँ घेरा, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर किस तरीके से घेरा। बाढ़ की स्थिति को लेकर के हमारे विधायक, हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश, वरुण मौलाना जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे सभी विधायक, आपने देखा कि किस तरीके से पानी को लेकर के हमारे कमिश्नर साहब चंद्र प्रकाश जी अपने इलाके में, यही तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जस्सी पेटवाड़ अपने इलाके में, हमारे नरेश सेलवाल अपने इलाके में, हमारे कार्यकर्ता जैसे बुआनीखेड़ा में नरवाल हैं, प्रदीप नरवाल, वो वहां लगे। हर व्यक्ति, भिवानी वाले हमारे सब साथी लगे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कभी घर नहीं बैठता। ये तो ये कहिए कि बदकिस्मती हमारी है कि ऐसे बहरूपीय प्रवृत्ति के लोगों को प्रदेश फंस गया। ऐसी पार्टी जो रूप बदलती रहती है, वरना कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं कर रही।